Students, in the last lecture, we have discussed that how to solve the numericals of gravitational law of universal law of gravitation. That how we can apply the formula of force, which is F is equal to G m1 m2 upon r square. और मैंने आपको इसको कैलकुलेशन का तरीका बताया था। सबसे पहले पावर्स को सॉल्व करेंगे, पावर्स को सॉल्व करने के बाद में फिर हम लोग डिजिट्स को सॉल्व करेंगे और मल्टीप्लाई डिवाइड करके सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, वो क्वेश्चन आप नोट करेंगे इसमें। This is the next question. You have to try this question. इसको सॉल्व करने का ट्राई करना। इसमें आपको मासेस दे रखे हैं दोनों ऑब्जेक्ट के। फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है? फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज द सन एंड सेकंड ऑब्जेक्ट इज द अर्थ। सो दिस इज m1, दिस इज m2 एंड दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। 14.96 into 10 to the power 7 किलोमीटर्स। ये किलोमीटर्स में, इसको मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 1000 करते ही पावर 10 टू द पावर 10 हो जाएगा। ये 10 टू द पावर 7 है, 3 जीरोस और इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा? 10 टू द पावर 10 और ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो किलोग्राम से मासेस गिवन है, उसमें तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे और डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे और फॉर्मूला अप्लाई करेंगे F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके आपको ये कैलकुलेट करके देखना है इसका क्या आंसर आता है। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये सब लोगों ने नोट कर लिया है, तो अब इसके बारे में सुनिए। देखो, इंपॉर्टेंस का मतलब ये है कि हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से कौन कौन से फिनोमेना को एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमारे आसपास जो भी फिनोमेना दिखाई दे रहे हैं, हमें जो भी घटनाएं दिखाई दे रही हैं, तो उनमें से कौन कौन से फिनोमेना को एक्सप्लेन किया जा सकता है इस लॉ की हेल्प से, तो उसको बोला जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो द फर्स्ट वन इज द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। अर्थ के चारों तरफ जो मून का मोशन है, मून इसके चारों तरफ क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, रेवोल्यूशन कर रहा है। तो ये रेवोल्यूशन का रीजन क्या है? ये रेवोल्यूशन का रीजन है कि जो अर्थ है वो मून के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहा है और वो ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क कर रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के इफेक्ट में जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ क्या कर रहा है? रेवोल्यूशन कर रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, अच्छा, हमने इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट की थी कल की क्लास में, 2.01 इंटू 10 टू द पावर 20 न्यूटन। तो 10 टू द पावर 20 न्यूटन का फोर्स काम करता है, विच इज ए वेरी लार्ज फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून। जो अर्थ किस पे एक्सर्ट कर रही है? मून पे एक्सर्ट कर रही है। सेकेंड, द मोशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन। सन के चारों तरफ जो प्लैनेट्स हैं वो भी रिवोल्यूशन कर रहे हैं। वो रिवोल्यूशन किस कारण से कर रहे हैं? क्योंकि सन क्या कर रहा है? उन सब प्लैनेट्स के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहा है और वो ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है सेंट्रीपिटल फोर्स का। इट एक्ट्स एज द सेंट्रीपिटल फोर्स और ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स इट इज द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन। जो प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ क्या कर रहे हैं? रिवोल्यूशन कर रहे हैं, क्योंकि सन जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहा है सब प्लैनेट्स के ऊपर। और वो प्लैनेट्स के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई किया जा रहा है उसकी वैल्यू को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि सन और अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो उसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका है? F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। उस क्वेश्चन में मैंने आपको सन का मास बताया और अर्थ का मास बताया और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, एवरेज डिस्टेंस है, वो एवरेज डिस्टेंस मैंने आपको बताई। ओके, नेक्स्ट, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ। अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अर्थ की जो ग्रेविटी है, उसी के कारण से हम लोग अर्थ पर क्या रहते हैं? बाइंड रहते हैं। बाइंड का मतलब है कि इससे बंधे हुए रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जंप करके और अर्थ के सरफेस को लीव कर सकते हैं, स्पेस में जा सकते हैं। स्पेस में नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स आपको वापस से कहां खींच लेगा? नीचे की तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर लेगा। तो फिर हम लोग ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से बाहर कैसे निकालते हैं? तो आंसर है, उसके लिए काफी हाई वेलोसिटी की जरूरत होती है और उस वेलोसिटी को बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूं। द वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू ओवरकम द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ को ओवरकम करते हुए अर्थ के सरफेस से बाहर निकलना, और इसके लिए जितनी वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट होती है उसको बोला जाता है एस्केप वेलोसिटी। और एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर की अगर आप स्पीड गेन कर लेंगे तो उस समय पर अर्थ के सरफेस से आप बाहर निकल सकते हैं, अर्थ की ग्रेविटी से बाहर जाया जा सकता है।
ओवरकम किया जा सकता है इसको, तो इसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ के सरफेस से बाहर नहीं जाता, जंप करने पर हम इसके सरफेस से बाहर नहीं जा पाते। कुछ ऐसे भी मून है जैसे जुपिटर के या सैटर्न के, ऐसे मून्स हैं जो काफी छोटे हैं, अगर हम उसके सरफेस पे जंप करेंगे तो हम उसको लीव करके कहाँ जा सकते हैं, स्पेस में जा सकते हैं, क्योंकि वहां पर ग्रेविटी क्या है, बहुत कम है, और ग्रेविटी कम है तो फिर जंप करके हम लोग एस्केप वेलोसिटी गेन कर लेंगे और क्या होगा, उसके सरफेस से बाहर चले जाएंगे। लेकिन अर्थ पर ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अर्थ जो है वो काफी बड़ा ऑब्जेक्ट है, मास जो है वो 10⁻24 किलोग्राम है, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है हमारी बॉडी पर और दूसरे ऑब्जेक्ट्स पर। इसी फोर्स की वजह से वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ये थर्ड हुआ। फोर्थ, टाइड्स इन द सी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून एंड द सन। देखो सन और मून दोनों ही ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं अर्थ के ऊपर, तो इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ओशियन का जो सी का जो लेवल है वो इंक्रीज और डिक्रीज होता है, जिसको हाई टाइड और लो टाइड बोलते हैं। आपने जियोग्राफी में इसको स्टडी किया होगा, जिसको हाई टाइड और लो टाइड बोला जाता है। तो बेसिकली सी का लेवल राइज क्यों हो रहा है, देखो सन और मून तो हम पर भी तो फोर्स लगा रहे होंगे, हमारी बॉडी के पास भी तो मास है, तो सन जो हम पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है उसकी वजह से हम ऊपर की तरफ नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई नहीं हो पा रहा, क्योंकि हमारी बॉडी का मास बहुत कम है। सन का मास तो ज्यादा है लेकिन हमारी बॉडी का मास बहुत कम है। लेकिन अगर ओशियन की बात करते हैं, सी की बात करते हैं, तो ओशियन के अंदर तो बिलियंस ऑफ किलोग्राम वाटर है, काफी ज्यादा क्वांटिटी में वाटर है। तो इतना ज्यादा क्वांटिटी में वाटर है, अगर बिलियंस ऑफ किलोग्राम वाटर है तो मास बहुत ज्यादा हो गया। तो वाटर का मास ज्यादा होने की वजह से सन उस पर अट्रैक्शन फोर्स लगाता है, मून उस पर अट्रैक्शन फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से हाई टाइड और लो टाइड होती है। तो ओशियन के अंदर वाटर का लेवल राइज होना और डिक्रीज होना, फॉल होना, राइज होना और फॉल होना, आप इसको बोलते हैं हाई टाइड और लो टाइड। ये किसका इफेक्ट है, ये मून और सन के ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से इन सब फिनोमेनास को एक्सप्लेन किया जा सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज फ्री फॉल। देखिए फ्री फॉल का मतलब है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन हाइट से रिलीज करेंगे, रिलीज करना है, थ्रो नहीं करना। तो रिलीज करेंगे तो एक्सटर्नल फोर्स तो काम करेगा नहीं, सिर्फ कौन सा फोर्स काम कर रहा होगा उस समय पर, कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी और अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, द ऑब्जेक्ट विल मूव टूवर्ड्स द अर्थ सरफेस। दिस कंडीशन इज कॉल्ड फ्री फॉल ऑफ द ऑब्जेक्ट। दिस कंडीशन इज कॉल्ड फ्री फॉल ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो इसमें मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी मैंने एक्सप्लेन किया था, ये मोशन चैप्टर में भी आपको कुछ कंडीशंस बताई थी मैंने, वो कंडीशन शायद आपको याद होंगी, वो दोबारा से इस चैप्टर में काम आएंगी। हम जब किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी 40 मीटर पर सेकेंड, तो हमने देखा कि ये कुछ 4 सेकेंड के बाद जाकर के t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, ये 4 सेकेंड के बाद जाकर के किसमें आ जाता है, मैक्सिमम हाइट पर जाता है। मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद ये रेस्ट में आ जाता है। तो इस केस में इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। और मैंने बताया था कि जो एक्सीलरेशन है उस एक्सीलरेशन की वैल्यू को क्या पुट करेंगे, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो -10 क्यों पुट कर रहे हैं, -10 पुट करने का रीजन ये है कि हर एक सेकंड में वेलोसिटी 10 डिक्रीज होती जा रही है। आपने 40 की स्पीड से थ्रो किया, नेक्स्ट सेकंड में 30, नेक्स्ट सेकंड में 20, नेक्स्ट सेकंड में 10, नेक्स्ट सेकंड में 0, तो 4 सेकंड बाद ये मैक्सिमम हाइट पर जाकर के रुक जाएगा। अब आप इस डिस्प्लेसमेंट को h से लिखें तो h से लिख सकते हैं, s से लिखें तो s से लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। हाइट अटेन बाय द ऑब्जेक्ट और यू कैन से दैट डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, दोनों ही बोले जा सकते हैं। और एक्सेलरेशन नेगेटिव क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन भी अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ग्रेविटी इस ऑब्जेक्ट को हमेशा कहां खींच रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रही है। तो ग्रेविटी के इफेक्ट में जब कोई ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया जाता है तो वो मैक्सिमम हाइट पर जाकर के रेस्ट में आ जाता है। उसके बाद वो क्या करेगा, उसके बाद वो करेगा फ्री फॉल। अब ये मैक्सिमम हाइट पर जब जा चुका है तब ये किसमें आ चुका है, रेस्ट में। ग्रेविटेशनल फोर्स तो अभी भी इस पर अप्लाई हो रहा है क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के पास मास है। अब सेकंड कंडीशन देखिए, ये तो अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया हमने, अब ये फ्री फॉल करेगा मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद। अब हम बात करते हैं इसकी इनिशियल वेलोसिटी की। अभी जब ये नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट कर रहा है उस समय पर ये था रेस्ट में, तो इस केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, ये बात याद कर लीजिए।
तो जब भी ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करेगा उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0। जैसे ही ये नीचे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है, कुछ 4 सेकंड बाद ये इसके सरफेस को, अर्थ सरफेस को हिट करेगा, और अगर ये जाकर के स्ट्राइक करेगा तो कुछ ना कुछ इसके पास फाइनल वेलोसिटी होगी। तो ये 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाकर के इस ग्राउंड को हिट करेगा। और कितने सेकंड में नीचे आ रहा है, फिर से हमने वही एग्जांपल लिया, ये 4 सेकंड में नीचे की तरफ आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आकर के ग्राउंड को स्ट्राइक कर देता है आफ्टर 4 सेकंड। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। एक्सेलरेशन पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि फोर्स मोशन की डायरेक्शन में लग रहा है। अगर फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू ma। अगर फोर्स की डायरेक्शन पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन के पॉजिटिव होने का मतलब क्या है? वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में